नमस्कार, मैं पंकज पाराशर। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, पूरा देश और दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है और हमारा जिला गौतम बुद्ध नगर में भी इससे अछूता नहीं है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन, प्राधिकरण, पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, तमाम अफसर और खास तौर से जिले के जनप्रतिनिधि इस महामारी से निपटने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमने अपने जनप्रतिनिधि और अफसरों से बात करने का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हालात कैसे हैं, आने वाले दिनों की संभावनाएं क्या हैं और इस महामारी से निपटने की योजनाएं इन लोगों के पास क्या हैं। इस कड़ी में आज पहले दिन मैं आपके सामने लेके आया हूं जेवर के विधायक और कोरोना योद्धा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र सिंह को। धीरेन्द्र सिंह जी की कोरोना योद्धा होने के मामले में दो खासियतें हैं। एक तो उन्होंने लोगों को इस संक्रमण और महामारी से बचाने के लिए पुरजोर प्रयास किया है, साथ ही दुर्भाग्यवश पिछले दिनों वो खुद भी वायरस की चपेट में आ गए थे और 2 दिन पहले ही इस महामारी को हराकर उभरे हैं। तो भाई साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद पारा सर जी। अभी उभरा नहीं हूँ, मेरी RT-PCR रिपोर्ट आनी बाकी है। हम कामना करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी उभरें, क्योंकि ये सभी को मालूम है कि इस जिले में इस महामारी से पार पाने के लिए आपके सद प्रयासों की सबको बहुत जरूरत है। तो मैं इस बातचीत की शुरुआत आप ही के अनुभव से करना चाहूंगा कि इस बीमारी के दौरान आप क्या महसूस कर रहे हैं, कौन सी ऐसी युक्तियां हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको लोग अपनाएं तो इस महामारी से पार आसानी से पाई जा सकती हो। देखिए, इसमें सबसे पहले एक तो व्यक्ति को संक्रमण का पता चलने के बाद घबराना नहीं चाहिए और इसमें सामान्य तौर से जो बुखार की दवाई है, अगर बुखार आता है तो वो सिंपल तरीके से लेते रहें। लेकिन अगर आप इसमें नियमित सुबह के समय प्राणायाम कर पाएं और खान पान में थोड़ा सुधार ला पाए, जैसे ठंडा पानी कतई ना पिया जाए, गर्म पानी और घर का बना हुआ काढ़ा, बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट है तुलसा के पत्ते, काली मिर्च, लौंग और इलायची आप उसमें डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं। वो नियमित तरीके से 2-3-4 बार आप पी सकते हैं उस काढ़े को। बाकी तो आपको अपने नियम से और खान पान से ही इस बीमारी से निजात पानी है। प्राणायाम से, फ्रेश ऑक्सीजन लेने से सुबह 1-1.5 घंटे जो लंग्स पर वायरस का असर होता है वो काफी हद तक ऑक्सीजन की मात्रा को प्राणायाम पूरा कर देता है। तो इसलिए क्योंकि मैं पिछले दिनों चुनाव में रहा था, वहीं किसी से मुझे इन्फेक्शन लग गया। क्वारंटाइन रहते हुए मैंने अपने आप को एकाकी किया, लेकिन खुले में मैं ज्यादा समय रहा, कमरे में बंद नहीं रहा। या तो बाहर जाके खुली हवा में बैठ गया या फिर अपना कुछ ना कुछ ऐसा हल्का फुल्का काम करता रहा जिसने शरीर में जितनी एनर्जी थी उसी हिसाब से काम मैं करता रहा। उससे एक तो मेरा मूवमेंट रहा, ऑक्सीजन मुझे पर्याप्त मिलती रही वातावरण से। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैंने इसे कंट्रोल में किया। 3 दिन बुखार आया और उसके बाद चेस्ट में इन्फेक्शन की वजह से काफी खांसी और सांस फूलने की शिकायत रही, जो आज भी है सांस फूलने की। तो लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्द स्वस्थ होकर आप लोगों के बीच में आ पाऊंगा। वैसे तो विधायक जी, पूरी दुनिया, पूरा देश इस महामारी की चपेट में है, लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि पिछली वेव में गौतम बुद्ध नगर के हालात बहुत अच्छे थे। इस बार अपेक्षाकृत पिछले साल के मुकाबले हम ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, हमारी कैजुअलिटीज ज्यादा हैं, इन्फेक्शन रेट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो क्या लगता है कि हालात कितने दिन में सामान्य हो जाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में हर आदमी का यही पूछना है कि हम कितने दिन में इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, चूंकि जो हमारा बीच का पीरियड था, सारी व्यवस्था और सभी लोग आर्थिक मंदी से उबरने का प्रयास करते रहे। जिस तरीके से युद्ध स्तर पर
कोरोना से बचाव संबंधी उपाय स्थापित किए जाने थे, संसाधन उपलब्ध कराए जाने थे, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर से ढील रही। जैसे ये किसी को आभास नहीं था कि एक साथ इतने वेग से कोरोना का संक्रमण पूरे समाज पर कहर बर पाएगा। सबसे ज्यादा जो दिक्कत इस वक्त आई है, हमारे जनपद में बेड की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का जो उत्पादन है हमारे यहाँ, ये ऑक्सीजन उत्पादित करने वाले जितने भी प्लांट हैं वो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाए, क्योंकि एक साथ मरीजों की भरमार हो गई, जिसकी वजह से सारी व्यवस्था चरमरा गई। बिना ऑक्सीजन के मरीज का इलाज कर पाना असंभव। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं, आपने देखा होगा दिल्ली में भी भारी संकट हो गया था, और पूरे एनसीआर क्षेत्र में ऑक्सीजन के संकट की वजह से ये आपाधापी का माहौल रहा। और आज भी मैं समझता हूं अभी इसकी आपूर्ति को सामान्य होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि बोकारो से भी ऑक्सीजन है सप्लाई होनी है हमारे जिले में, और हमारे जिले में तकरीबन 100 मीट्रिक टन के करीब की रिक्वायरमेंट है। 100 टन हो या मीट्रिक टन, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, उसके सापेक्ष आधी ऑक्सीजन भी हमारे पास नहीं है। जानकारी करने के बाद मुझे पता चला। हम लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है कि हम लोग ऐसे लोगों को जिनका ऑक्सीजन का स्तर 70 या 60 तक पहुंच चुका है, उन्हें हम सिलेंडर मुहैया नहीं करा पा रहे, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो कहां से हम सिलेंडर्स भरवाएं। अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल हों या सरकारी हों, ऑक्सीजन के अभाव की वजह से बेड तो पर्याप्त मात्रा में, लेकिन हॉस्पिटल संचालन उन्हें अपने अंदर अस्पताल में एंट्री नहीं दे रहा मरीजों को, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के उनका इलाज कैसे करेंगे। इस आपाधापी की वजह से बहुत सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई और हाथ से निकल गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग जो एडमिशन की कतार में लगे ही अपनी जिंदगी के हाथ धो बैठे, क्योंकि मैं 24 घंटे देखता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से और विभिन्न सोर्स से किस तरीके से लोग परेशान हैं एक बेड पाने के लिए। इस स्थिति को सामान्य होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें काफी जो है अधिकारियों को सचेत भी किया है और उनकी कमान को कसा है, और विभिन्न साधनों से विदेश से मंगानी हो या देश के किसी प्रांत से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, उसके लिए जो भी प्रयास किए गए हैं वो सारे प्रयास हमें रास्तों में नजर आ रहे हैं। और शीघ्र ही कल तक हमारे जनपद में, कल शाम तक या परसों सुबह तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आ जानी चाहिए। उसके बाद मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा जिला है और इतने संसाधन हैं इस जिले में कि हम कई इंस्टीट्यूशन को किराए पर लेकर वहाँ बेड की व्यवस्था कर, जब हमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिल जाएगी तो हम किसी मरीज को बिना इलाज के जाने नहीं देंगे। विधायक जी, पिछली बार गांव थोड़े से बेहतर सिचुएशन में थे। आपके निर्वाचन क्षेत्र में गांवों की अच्छी खासी संख्या है। इस बार लगातार गांवों से हालात बिगड़ने की सूचनाएं मिल रही हैं। जिस तरह से यहाँ सोसाइटीज और सेक्टर्स में पूरे परिवार के परिवार चपेट में है, इसी तरह से इस बार गांव के भी हालात हैं। तो अगर ये गांवों में जिस रैपिडली ग्रोथ के साथ जा रहा है, अगर यही हालात रहे तो आपको नहीं लगता कि सब कुछ करने के बावजूद भी सब कुछ बहुत कम पड़ जाएगा और चाह के भी मदद नहीं कर पाएंगे? आपके सवाल में ही उसका उत्तर भी निहित है। आपकी बात सही है, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड कर चुका है और इसका जो म्यूटेशन हुआ है वायरस का वो बड़ा घातक है। मैं देख रहा हूँ कि 20 से 40 साल के लोग जो कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है, नौजवान होते हैं, इस तरीके के लोग भी काल कलवित हो रहे हैं और वो अपने आप को उबर नहीं पा रहे इस बीमारी से। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि गांवों में यह फैल चुका है और मैं तो रोजाना सुनता हूँ काफी मरीज गांवों से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन गांवों में लोगों का खान पान, उनका इम्यूनिटी सिस्टम, उसकी वजह से रिकवर भी कर रहे हैं गांवों में
और बिना कोरोना का इलाज कराए रिकवर कर रहे हैं। जैसे आज हम देखें, प्रत्येक गांव में कई कई मरीज बुखार से पीड़ित हैं और वो गांव में रहकर ही अपना इलाज अपने स्थानीय डॉक्टरों से करा रहे हैं। अगर ये भीड़ निकलकर सड़कों पर आई या उन्हें ऐसा लगा कि अब गांवों में इलाज संभव नहीं है, तो निश्चित रूप से दिक्कत हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह आपदा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, इतने वेग से आएगी, इस वजह से ये सारे हालात पैदा हुए हैं, यही मेरा समझना है और कहना। अच्छा विधायक जी, पिछले वेव के दौरान आपने सोशल मीडिया का बहुत स्मार्टली इस्तेमाल किया, खासतौर से माइग्रेटरी लेबर को आपने बहुत राहत दी। गांवों में आपने कोरोना वॉरियर्स एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किए। ट्विटर 24/7 आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन कल आपने एक वीडियो जारी किया ट्विटर पे और आपने कहा कि शायद सोशल मीडिया का जो लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों की हक तलफी हो रही है। तो ये मतलब एक थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा कंट्राडिक्शन वाला एक स्टेटमेंट आ गया। नहीं, ये कंट्राडिक्शन नहीं है, ये जो है सच्चाई मैंने बयान की, क्योंकि सच्चाई से कभी मुंह नहीं छुपाना चाहिए। बेशक हम सरकार पक्ष हैं, हमारी पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेश में भी है। देखिए, मैंने ये महसूस किया कि सोशल मीडिया पे कुछ परसेंट लोग ही एक्टिव हैं, और मैंने ये भी महसूस किया कि जिन लोगों के पास साधन है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, वो अपनी समस्याओं को जल्दी गति से पहुंचा रहे हैं। लेकिन गांव में जो सुदूर लोग रह रहे हैं, वो अपनी बीमारी के बारे में किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से समस्याएं नहीं पहुंचा पा रहे। तो कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया से हम पूरे सिस्टम को ब्रेक कर रहे हैं। जिन लोगों की शिकायतें सोशल मीडिया पे आ रही हैं या जिन लोगों की सिफारिश आ रही हैं, उन्हें हम उनकी सूची भेजते हैं संबंधित विभाग को, उनके पास कॉल जाती है। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं उन लोगों का हक मारा जा रहा है जो गांवों में रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, या जो अपने इलाज कराए जाने के बारे में अपनी बात को सही मंच तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो इसमें बड़ी सिंपल बात थी। मैंने यह भी आग्रह किया था सोशल मीडिया के लोगों से कि ऐसे लोगों को भी वो ढूंढकर इस मंच तक पहुंचाएं ताकि उनका हक ना मारा जाए, उन्हें भी बेड की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इसका जो था बड़ा अच्छा मकसद था मेरे इस बयान का, जिसे समझने की जरूरत थी। और आज भी मेरा कहना यही है कि बेशक हम विधायक हैं और सत्ता पक्ष के विधायक हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि व्यवस्था को और सिस्टम को ब्रेक करें, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है कमांड सेंटर से, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है। वहाँ जिनकी शिकायतें आती हैं उनके पास वरीयता के क्रम में जिसकी पहले शिकायत आई वो क्रम बना हुआ है। फिर वहाँ बैठे हुए लोग यह देखते हैं कि किस व्यक्ति को जल्दी एडमिशन की जरूरत है, उसका ऑक्सीजन का लेवल क्या है, सीटी स्कैन क्या कह रहा है चेस्ट का। तो ये सारी चीजें कमांड सेंटर में देखी जाती हैं और उसके बाद मरीज को एडमिशन मिलता है। आपको पता ही है कि ऑक्सीजन ना होने की वजह से बड़े लिमिटेड बेड हैं। अब किसी व्यक्ति की सिफारिश ट्विटर से या फोन के माध्यम से आ जाए, बहुत बड़े बड़े लोगों के फोन आजकल आते हैं, लेकिन हर व्यक्ति तो फोन से अपनी रीच पहुंचा नहीं सकता। तो इसलिए मैंने ये बयान जारी किया था कि उन लोगों को भी हक मिलना चाहिए और हर हालत में मिलना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया वाले लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि पूरे देश की तस्वीर जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हम दुनिया के हर कोने की स्थिति को जान रहे हैं। और रात 3 बजे तक बैठकर आज आपकी एक न्यूज मैंने देखी थी, रात को 1 बजे के करीब किसी ने कहा था बिसरक के पास कि उनके फादर की डेड बॉडी पड़ी हुई है, बच्चे कोविड पेशेंट हैं, लेकिन आपने अपनी खबर में उसका दूसरा अंश नहीं छापा। मैंने रात को ही डीएम से वार्ता की और तकरीबन 1:30 बजे के करीब डीएम साहब ने सिटी मजिस्ट्रेट से कहा और उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कराई गई। मैंने ट्विटर का जवाब भी दिया रात को 1:30 बजे और उन्हें बताया उनके बच्चों को कि सुबह सिटी मजिस्ट्रेट साहब की देखरेख में का अंतिम संस्कार होगा, आप चिंता न करें। इसलिए इतने सशक्त माध्यम से
और इतने सशक्त माध्यम को हम समाज के उस छोर तक ले जाना चाहते हैं जहां से उनकी भी आवाज इस प्लेटफॉर्म पर आ पाए और उन्हें भी इसका फायदा मिल पाए। मेरे वक्तव्य का सिर्फ इतना सा ही मतलब था। नहीं, अच्छी बात है। मैं भी सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि विधायक जी की इस बात पर गौर करें। ये वाकई एक अच्छी बात है। विधायक जी, कोरोना संक्रमण को लेके लगातार लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी भूमिका बंगाल चुनाव और उत्तर प्रदेश के पंचायत राज चुनाव को लेके लोगों की विचार है कि इसकी वजह से ये बढ़ा है। आपका मानना क्या है? आपका ये सवाल बड़ा पेचीदा है और मेरा इस पर जवाब भी देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रवक्ता भी नहीं हूं। लेकिन हम जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अगर ये चुनाव टल जाते, लेकिन टल क्यों जाते, तब तक ऐसा आभास नहीं था कि कोरोना का वेग इतनी तेजी से पूरी मानवता को जकड़ लेगा। लेकिन चुनाव आयोग को जब जैसे ही इसका कहर बरपा और समाज में इसकी जकड़न हुई कोविड की, उसके वायरस की, तो चुनाव आयोग को ऐसी गाइडलाइंस जरूर जारी कर देनी चाहिए थी, पाबंदी लगा देनी चाहिए थी बड़ी बड़ी रैलियों पर। अब जैसे ये पंचायत चुनाव हमारे यहाँ हुआ, तो इसमें हम सभी लोगों की ड्यूटी लगाई गई और हम में से काफी लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और भी कई लोग देहात में पॉजिटिव हैं। तो यदि इसमें प्रोटोकॉल का पालन चुनाव आयोग के नियम के अनुसार कराया जाता, जैसे यूरोप में, यूएस वगैरह में चुनाव होते हैं सारी ऑनलाइन, आप एक गाड़ी अपनी भेज सकते हैं गांवों में, उससे अपना संदेश प्रसारित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सबक है चुनाव आयोग के लिए भी और आने वाले समय में सरकारों के लिए भी, क्योंकि कोरोना बहुत जल्दी हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। हमें इसे अपना साथी मानते हुए हमेशा इससे अपना बचाव रखना पड़ेगा और आगे की जो भी योजनाएं हैं वो सरकार की तरफ से हों, चुनाव आयोग की तरफ से हों, हमारी तरफ से हों और आपकी तरफ से हों, हमको हर हालत में इससे बचाव के लिए इसके प्रोटोकॉल का आने वाले समय में पालन करना ही होगा। विधायक जी, एक पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया पे बड़ा बज़ है। जिले के अफसर गायब हैं, जनप्रतिनिधि भी गायब हैं, लोग परेशान हैं, मर रहे हैं, ट्विटर पे टैग कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं। ये भी जानकारी मिली कि कुछ जनप्रतिनिधियों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या ये बच रहे हैं लोग अपनी जिम्मेदारी से? नहीं, मैं समझता हूं, जैसे मैं तो गायब नहीं हूं तो मेरे सभी भाई भी गायब नहीं है। मैं देखता हूं उनके ट्विटर अकाउंट भी और काफी सक्रिय हैं लोग। लेकिन लोकतंत्र में जनता को कहने का अधिकार है। अगर उन्हें कोई पीड़ा हुई है तो वो अपनी बात कह रहे हैं और हमारे लिए भी बहुत से लोग कहते हैं, तो हमें उनके कहने से सीख मिलती है और आगे का एक रास्ता मिलता है। यही तो मजबूत लोकतंत्र का आधार है, आलोचना। तो इससे घबराना नहीं चाहिए और अगर कोई इस समय पे बाहर नहीं है वो डिजिटल माध्यम से बाहर रह सकता है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस समय जरूरत है उन लोगों को जो हमें वोट देते हैं। वैसे तो हमारे सभी साथी अपने क्षमता के अनुसार पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन और अधिक मैं उम्मीद करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं कि और अधिक क्षमता से वो जनता की सेवा के लिए डिजिटल माध्यम से आगे आए और जितना भी हो सके व्यवस्था को दुरुस्त कराने में सहयोग करें हमारे साथी लोग, और लोगों की समस्याओं को उन मंचों तक पहुंचाने का काम करें जहां से उन्हें रिलीफ मिलना है। पूरा सिस्टम, पूरा अमला लगा हुआ है लोगों को समझाने के लिए। मास्क लगाइए, बचकर रहिए, बड़े पब्लिक गैदरिंग में मत जाइए। इसके बावजूद शादियां हो रही हैं, भीड़ इकट्ठा है, धार्मिक कार्यक्रम आयोजन भी हो रहे हैं। जब पब्लिक से इस बारे में बात की जाती है तो पब्लिक कहती है कि नेता भी तो रैली चुनाव कर रहे हैं, उनको नहीं लग रहा तो हमें कहां से लगेगा। आप पब्लिक से अपील के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? दरअसल हमारे मुल्क में सबसे बड़ी यही बात है कि ये पारा सर जी ने तो कपड़े नहीं पहन रखे, मैं क्यों पहनूं? तो ये कोई बात नहीं हुई।
हाँ। सभी जानते हैं कि वायरस का जो संक्रमण है उसके लिए कम से कम हमें 2 गज की दूरी बचाव के लिए चाहिए। और मास्क के लिए सभी बार बार कह रहे हैं, आज से नहीं 1 साल से कह रहे हैं कि आप मास्क हर हालत में लगाएं, इसका कोई नुकसान नहीं है। और बल्कि हमें तो मैं एक संदेश के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम अपने आप को कोरोना संक्रमित समझें हमेशा। और मास्क इसलिए लगाएं हम ताकि हमारी वजह से किसी और की जान खतरे में ना पड़ जाए। इतने दिनों से जन जागरण चल रहा है, सरकार भी कर रही है। हमें सारी व्यवस्थाएं सरकार के या प्रशासन के सुपुर्द नहीं कर देनी चाहिए। ये मुल्क बहुत बड़ा है और जब तक समाज इसके लिए उठकर खड़ा नहीं होगा, कोरोना के प्रोटोकॉल को नहीं जानेगा, तब तक हम इस लड़ाई में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब देखिए पुलिस कितने लोगों से मास्क लगाने का प्रयास करेगी। पुलिस तो थोड़ी सी है ना। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लो रबूपुरा थाना या जेवर थाना, इनके अंडर में 20-20, 30-30 गांव आते हैं। हाँ। थोड़ा सा स्टाफ है, रात को गश्त भी है, विभिन्न क्राइम की भी विवेचना करनी पड़ती है और इस सड़कों पर रह के लोगों को मास्क लगाए जाने की ट्रेनिंग भी दें। तो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का इनका काम है वो बाधित होता है। अरे भाई, जब विभिन्न टेलीविजन चैनल, कोई भी टीवी चैनल आप खोलें, वो सबसे पहले यही अपील कर रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, ये बहुत जरूरी है। हम जनप्रतिनिधि नियमित एक ना एक तो ऐसी पोस्ट डालते ही हैं जिसमें लोगों को जागरूक करें। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और मैं हाथ जोड़कर सभी से निवेदन करता हूं कि हमें यह सोचना चाहिए कि समाज के प्रति हमारा दायित्व क्या है। हम अपने अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का भी बोध अपने व्यक्तित्व में लाना होगा। तभी एक बेहतर समाज बन पाएगा, बेहतर व्यवस्था बन पाएगी और हम इस कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोक पाएंगे। विधायक जी, इस पोल के आखिर में हम लोग आ गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिले के लोगों को एक संदेश दें, जिससे कि लोग समझ सकें कि मौजूदा हालात में उन्हें क्या करना है, क्या सोचना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। यह संदेश मेरे सभी भाइयों के लिए। देखिए, हमारे पास तकरीबन 250 गूगल फॉर्म के माध्यम से रेफरेंस आए और 100 के करीब व्हाट्सएप के माध्यम से आए जिन्हें बेड की आवश्यकता थी। हमारा काम उन रेफरेंस को संबंधित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना है। हम जिलाधिकारी को भेजते हैं वो सूची, जो परेशान लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर को भेजते हैं, एक एसडीएम की ड्यूटी लगी हुई है 8-8 घंटे की, उन लोगों को भेजते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आप इन लोगों को कॉल कीजिए, अगर किसी को ज्यादा परेशानी है तो उसे फौरन बेड आवंटित किया जाए। इस सारे सिस्टम में जैसे मैं 250 अब तक रिक्वायरमेंट भेज चुका हूं जिला प्रशासन को, उसमें से बेड भी कुछ लोगों को मिले, कुछ को नहीं मिल पाए, कुछ लोग बेड मिलने से पहले ही काल कल्पित हो गए। मैं सबसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप जो समस्याएं हम तक भेज रहे हैं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं उन्हें समुचित जगह पहुंचाने का, लेकिन इसका मतलब यह नहीं माना जाना चाहिए कि अगर समस्या हमारे माध्यम से जाएगी तो जो लोग पहले से लाइन में लगे हुए हैं उन लोगों का हक मारा जाएगा। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को और मजबूत बनाए रखने में ऑक्सीजन की उपलब्धता शीघ्र होने जा रही है। आप सभी लोगों को सहयोग करना पड़ेगा और हम सभी लोग मिलकर कम से कम इस जिले से तो कोरोना की एक ऐसी लड़ाई का संदेश देंगे जो और जनपदों के लिए और इस मुल्क के लिए मिसाल बन सके। चूंकि यहाँ बहुत ही प्रबुद्ध लोग इस जिले में रहते हैं और बहुत ऐसे सेवक जिन्हें मैं पिछले कोरोना काल में परख चुका हूं, जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने परिवारों की परवाह न करते हुए कोरोना के काल में पूरे सेवा भाव से मानवता की खिदमत की। धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। आज का ये साक्षात्कार हम यहीं समाप्त करेंगे। मुझे लगता है कि मौजूदा परिस्थितियों के बारे में और आने वाले वक्त के बारे में आपने बहुत अच्छी सूचनाएं दे दी हैं। मैं भी सभी दर्शकों से, सभी लोगों से, खास तौर से गौतम बुद्ध नगर जिले के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि वो
कोरोना को हराने के लिए जो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ धोते रहें, स्वच्छता बनाए रखें, इनका ख्याल रखें, इसी में ही बचाव है। और मेडिकल साइंस कहता भी है कि इलाज से बेहतर बचाव है। तो मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। विधायक जी आप आए, आपने ऐसे समय में ये समय दिया, इस समय का हम कुछ सदुपयोग कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।